नमस्कार, कॉन्वर्सेशंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जिंदगी विद ऋचा है ये और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। हाल ही में सरकार ने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लागू की है और बहुत सारे लोगों के, स्पेशली पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल हैं, खासकर वो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल में हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी लोग उसमें टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत सारी बुराइयां भी ढूंढ ली हैं लोगों ने उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हमने सोचा क्यों ना पहले उसको सिंप्लीफाई किया जाए कि पॉलिसी है क्या, उसको ठीक से समझा जाए और फिर उससे जुड़े हमारे जो भी सवाल हो वो किसी एक्सपर्ट से पूछे जाएं। तो इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक्सपर्ट मीता सेनगुप्ता जी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सालों से शिक्षा के क्षेत्र में ये अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं। और जब मैंने सोशल मीडिया पर इनफैक्ट रिकमेंडेशन पूछा कि कोई मुझे बताओ कि एक ऐसे एक्सपर्ट का नाम जो एजुकेशन पॉलिसी को सिंप्लीफाई कर दें, तो बहुत सारे लोगों ने मीता जी का नाम रेकमेंड किया और फिर हमने इनसे संपर्क किया। तो मीता सेनगुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। शुक्रिया। आपने तो बहुत ज्यादा बढ़ाई कर दी। पहली चीज, एजुकेशन में कोई एक्सपर्ट नहीं हो पाता। इतना ज्यादा विशाल क्षेत्र है, कोई एक्सपर्ट नहीं हो पाता। पर एजुकेशन का सार ही ये है कि हम सीखते रहें और जितने सवाल जवाब करेंगे उतना हम सीखते रहेंगे एक दूसरे से। क्या बात है। तो आज हम पहले आपसे सीख लेते हैं। आज हम आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और हो सकता है किसी व्यूअर का ऐसा सवाल आए जिसका जवाब आपको भी ढूंढना पड़े, तो वो आप सीख लेंगे। बिल्कुल। बट सबसे पहले मीता जी मैं चाहती हूँ कि एक बार बिल्कुल लेमन की तरह कि हमें अभी कुछ नहीं पता है ये नई शिक्षा नीति के बारे में। हाउ वुड यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू समवन हु डजंट नो एनीथिंग, हु कांट अंडरस्टैंड? सो पहली चीज तो नीति क्या होती है, फिर शिक्षा नीति। नीति एक होते हैं गुरु वाक्य जैसे, कि किसी गुरु जी से आपने जाके पूछा कि गुरु जी मेरा आगे का कैसे होना चाहिए, तो गुरुओं ने सब मिलके बोला कि देखो भाई, ऐसे अगर हो तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तो गुरुओं ने मिलके ये, और सिर्फ छोटे और बड़े गुरुओं ने मिलके ये अच्छी तरह से सोच समझ के, विचार विमर्श करके, हर एक टीचर से पूछ के, सबने इकट्ठे लेके ये बोला है कि देखो, अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये हमने गुरु वाक्य अब रिसीव किया है। ये गुरु वाक्य सरकार को प्रेजेंट किया गया और सरकार ने बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि ये सबका यही व्यू है कि इसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? 3-4 चीजें तो बहुत ही अमेजिंग की हैं इन लोगों ने। पहली चीज, जैसे उन्होंने बोला है कि आपको स्ट्रीम्स में अटकने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे पहले होता था कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपने साइंस ले लिया है, तो उसके बाद तो आपको उसी लाइन में रहना ही पड़ेगा, चाहे आपको समझ आ गया कि भैया ये मेरे बस का है नहीं या मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। फिर अगर आपको ये लगा कि देखो, मेरे को बायोलॉजी के साथ साइकोलॉजी करना है, आज ही एक पेरेंट से बात हो रही थी, बायोलॉजी साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे स्कूल्स कतराते थे कि भैया हमसे तो ये नहीं संभाला जाएगा। हालांकि सीबीएसई में प्रोविजन था, सीबीएसई में प्रोविजन था कि आपको इकोनॉमिक्स और फिजिक्स करना है इकट्ठे तो आप ले सकते हैं, लेकिन स्कूल्स की इतनी आदत हो गई थी वो पुराने स्ट्रीम्स की, और सारे बोर्ड्स में प्रोविजन नहीं था। 60-70 बोर्ड है हमारे देश में, सारे बोर्ड्स में ये प्रोविजन नहीं था, तो हम अटक के चलते थे और जब एक लकीर के फकीर बन के चलते थे। अब आके दुनिया आप देखो किस तरह से बढ़ गई है। आपका जब आप जाते हैं सर्जरी कराने, तो आपका किसी इंजीनियर ने, जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है हमारे घर में दादाजी दादी जी का, अब नी रिप्लेसमेंट का जो पैटेला, जो पार्ट बनता है, वो तो किसी इंजीनियर ने बनाया होता है, किसी डॉक्टर ने थोड़ी बनाया होता है। तो बायो इंजीनियरिंग तो एक फील्ड हो गया अपने आप में। अगर आप सिर्फ डॉक्टर बने या सिर्फ इंजीनियर बने, तो भैया आपका वो पटेला बनाएगा कौन? इसीलिए हमें ये शिक्षा नीति ने सबसे बढ़िया चीज की है, जैसे आपको अटकने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कॉम्बिनेशन लेना है आप ले लीजिए, और आगे जाके जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, दूसरी चीज उन्होंने बोली है, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। मतलब आपका चॉइस है कि आप इस कॉलेज में और उस स्ट्रीम, एक ही यूनिवर्सिटी में बहुत सारे, मान लीजिए कॉलेजेस, टेक्निकल वर्ड नहीं है कॉलेजेस, आपके पड़ोस में बैठ के जो कैंटीन में बात कर रहा होगा वो कुछ और कर रहा होगा, तुम देखोगे अरे ये तेरा कोर्स तो बहुत अच्छा है, मैं कर लूँ क्या? अब वेस्टर्न कंट्रीज में तो इस तरह से ऑप्शनैलिटी बहुत है, हमारे देश में नहीं होती थी। आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही कर रहे हैं। उससे भी बढ़िया एक और चीज़ की, क्योंकि ज़िंदगी ना हम सबको कभी कभी बहुत चोटें पहुंचाती हैं, और हम कई लोग ऐसे हैं जो रह जाते हैं
कि हमने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर के हाफ में फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमें जाके घर में संभालना पड़ा, या हमें नौकरी करनी पड़ी 1-2 साल सिचुएशन को संभालने के लिए, या खुद ही इंसान बीमार पड़ गया, भगवान ना करे। तो इन सिचुएशंस के लिए एक बहुत बढ़िया उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपने जो अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, आपके फर्स्ट ईयर के सारे क्रेडिट्स बैंक हो जाएंगे। आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, आपके सेकंड ईयर के सारे क्रेडिट्स बैंक हो जाएंगे, और आपको एक प्रति वर्ष जो भी आपने काम किया है उस लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, विच मीन्स आपका कोई साल वेस्ट नहीं जाएगा। परमानेंटली नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा इंतजार करते रहेंगे आपका, पर अगर आप एक लिमिटेड टाइम में वापस पढ़ाई में वापस आना चाहते हैं, हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके लिए पॉसिबल है। और दैट इज इन अ वे अंडरस्टैंडिंग कि हम सब इंसान हैं, हम असली दुनिया में जीते हैं। इनफैक्ट मेरे टीचर ट्रेनिंग की जो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे ये बोला था कि हम सब असली दुनिया में रहते हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी असली दुनिया से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो पहले और ये 34 साल बाद ये बदलाव आया है, बिल्कुल बिल्कुल, वक्त हो गया। ये मानना पड़ेगा कि इस बदलाव के आने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, इंटरनेट की जरूरत थी, थोड़े फ्रीडम की जरूरत थी, थोड़ी मैच्योरिटी की जरूरत थी। इससे पहले शायद ये करना मुश्किल था, 10 साल पहले शायद कर सकते थे, पर 20 साल पहले ये करना बहुत मुश्किल था स्कूल्स के लिए। तो कुछ चीजें तो मुमकिन ही अब हुई हैं। जी, वंदना रवि शर्मा पूछ रही है कि मैम फ्रॉम व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब उसमें हो क्या रहा है, जिनके बच्चे, अब हम लोग जो 10+2 और 5+3+3 यही सिस्टम है ना, 5 3 3 4 ऐसा है ना सिस्टम। सो बेसिकली जिनके बच्चे अभी स्कूल में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये चेंज कब से लागू होगा। हाँ, कि क्या चेंज होगा। अरे चेंज तो ये परसों हो जाना चाहिए था। हाँ, पर चेंज तो ये परसों हो जाना चाहिए था। तो जितनी जल्दी आपकी स्कूल ये चेंज करें हो तो बहुत बढ़िया होगा। पर अगेन गुरु वाक्य है, पॉलिसी है, ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट जब स्कीम निकालती है या रूल निकालती है या सर्कुलर निकालती है, तो जब वो सर्कुलर निकालती है फाइनली और आपके स्कूल के पास चिट्ठी आती है बोर्ड से कि ये आप लागू कीजिए, तब वो जाके लागू होता है। इस समय ये गुरु वाक्य है। अब आप बोर्ड्स वो लेंगे इस गुरु वाक्य को, अपना विचार विमर्श करेंगे और उस हिसाब से वो सर्कुलर बना के आपके स्कूल को भेजेंगे। अब इस बात में 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 साल भी लग सकते हैं। ये बोर्ड पे इसमें पॉलिटिक्स भी लग सकती है। अब पॉलिटिक्स किस चीज, कहानी घर घर की है पॉलिटिक्स। तो ये इस तरह इन चीजों में क्यों ना हो पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स तो होगा, लेकिन अगर पॉलिटिक्स छोड़ो, आप सिर्फ एक ही चीज अगर ध्यान में रखें कि बच्चे की प्रगति किससे होगी, सिर्फ एक आप अपना बिंदु सामने रखें नजर में कि बच्चे की प्रगति किससे होगी और हर एक बच्चे की प्रगति किससे होगी, तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं हो जाता। पॉलिटिक्स सब अपने आप मतलब नामाने से हो जाते हैं पॉलिटिक्स इस डिसीजन मेकिंग में। जी, मनोज कुमार पूछ रहे हैं कि मैम जो बच्चे कुछ देर से वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट बोर्ड्स, वो सब यूनिवर्सिटीज अपने अपने हिसाब से करेंगे, जरूरी नहीं कि सब लोग सब चीजें माने। मनोज कुमार के 2021 से करेंगे, शायद कोविड की वजह से वो हो भी ना पाए, उम्मीद है तो शायद हो भी ना पाए। तो ये पूछ रहे हैं कि मैम जो बच्चे इस साल 12th में है उनका क्या होगा। सो आई डोंट थिंक इसमें इस साल तो आपको कोई कहीं बदलाव होता दिख रहा है। इस साल खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ बदलाव तो वैसे आ भी चुका था, क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके ड्राफ्ट तो 2 सालों से 3 सालों से चलते आ रहे हैं, तो काम तो बढ़ता गया है, डॉक्यूमेंट अभी निकला है, काम तो बढ़ता गया है। तो कुछ चीजों में आप देखेंगे आपके एग्जाम सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस का आपके स्कूल ने पहले ही आपको बता दिया होगा, अगर आपके बोर्ड में हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस का स्टाइल चेंज होगा, कुछ क्वेश्चंस का ज्यादा नहीं, इनफैक्ट ज्यादा कर नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि बच्चों की स्टेबिलिटी हर एक बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के बच्चे ना घबराएं, बच्चों को कोई टेंशन ना हो, ये हर एक बोर्ड के सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिम्मेदारी भी है और वो जिम्मेदारी सीरियसली भी लेते हैं, वो इस जिम्मेदारी को सीरियसली भी लेते हैं कि बच्चों को झटका ना लगे किसी भी तरह से। बच्चों का साल प्रोटेक्ट करना इनफैक्ट उनका मेन जवाब होता है। जब भी उनके पास कोई सजेशन लेके जाता है, पहला होता है कि बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए इससे। तो इसमें वी शुड बी एक्चुअली ग्रेटफुल। एक तरह से तो हमारे बोर्ड्स थोड़े से दकियानूसी से हैं, अटके रहते हैं, पर उसी बात का ये भी फायदा है कि हमें कोई एकदम से शॉक नहीं मिलता सिस्टम में कि एकदम से कैसे कर दिया आपने ये। तो कोई ऐसे झटके वाला चेंज नहीं आने वाला है। पर जो भी चेंज आएगा वो, और ये सिर्फ 12th में नहीं,
ये आपको पहले आपने 5 3 3 4 का जो पूछा था, ये वाला चेंज इनका बचपन से शुरू करने वाले हैं। एक तो इनकी कोशिश है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चों से थोड़ा प्रेशर हटा दें, कि बच्चों को हर बार एग्जाम का प्रेशर लगा रहता है, तो थोड़ा सा प्रेशर हटाने की कोशिश की है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने अर्ली ईयर स्टार्ट किया कि आप स्कूल जाना शुरू कीजिए, जैसे पहले होता था 2-3 साल की उम्र से, और जो फर्स्ट सेकंड क्लास होती थी पहले प्राइमरी में होती थी, अब वो अर्ली ईयर्स में गिनी जाती है। अब फर्स्ट सेकंड में जो भी टीचर्स सुन रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास को जब आप पढ़ा रहे होते हैं, मेरी सिस्टर का वर्ड है क्योंकि वो भी एक क्लास टीचर रह चुकी है फर्स्ट सेकंड की, तो वो कहती हैं फर्स्ट सेकंड में तो हम बच्चों को सोशलाइज करा रहे होते हैं, उन्हें सिखा रहे होते हैं कि कैसे बैठो, कैसे लाइन से रहो, पेंसिल कैसे शेयर करो। अब पेंसिल कैसे शेयर करो या ग्रुप में कैसे काम करो या कहानी सुनो तो उसका क्या किस तरह से सवाल जवाब करो, इसको करने के लिए तो आपको डांट डपट लाइन की जरूरत ही नहीं हो, तो आप कहानियों से कर सकते हैं, गेम्स से कर सकते हैं, बहुत देशों में बहुत स्कूलों से एक्सपीरियंशियल लर्निंग से कर सकते हैं। मॉन्टेसरी में तो हो ही रहा है ये, इनफैक्ट मॉन्टेसरी से काफी सीख के इन्होंने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाला है अर्ली ईयर्स के लिए कि खेल खेल में ही ना बच्चों का बहुत आगे बढ़ जाए। फिर उनका आया है थोड़े से मिडिल स्कूल में जो चेंजेस किए हैं, उससे जो बीच वाला सेक्शन है उसमें इतने ज्यादा चेंजेस नहीं किया, प्रेशर कम किया है। उन्होंने बोला है कि मिडिल स्कूल जिसे हम पहले कहते थे उसमें आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कीजिए, डिस्कवरी लर्निंग कीजिए, आप होलिस्टिक लर्निंग कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, शेयरिंग वगैरह का भी है। अब दुनिया देखिए, दुनिया में तो जब आप नौकरी करने जाते हैं या कहीं पे भी आप काम करने जाते हैं, आप सोशली भी कहीं जाते हैं, किसी ग्रुप में जैसे आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना हो, तो हर एक इंसान टीम से काम करता है, अकेले तो इंसान काम नहीं करता। तो आपका लेकिन आपका पूरा स्कूलिंग जो होता है, आप पूरा साल इसी में लग जाता है कि आप उस लास्ट दिन 3 घंटे के लिए या 5 दिन 3 घंटे के लिए अकेले बैठ के वो वाला टेस्ट लिख रहे हैं। ये तो जिंदगी की तैयारी नहीं हुई ना। तो अगर जिंदगी की तैयारी हमें करनी है बच्चों की, समझदार बच्चों को तैयार करना है, तो हमें उनको और कुछ सिखाना पड़ेगा। तो ये सबसे कंफ्यूजन लोगों को इस मिडिल स्कूल में हो रहा है कि ये कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में इतना ज्यादा रट्टू तोता ही बनाते हैं, रट्टेबाजी ही होती है, टेक्स्ट बुक टेस्ट एग्जाम में ही हम फंसे रहते हैं कि बाकी चीजों को हमें टीचर्स को ही एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं मिला। अरे तो मैं तो आईसीएसई बोर्ड से हूँ, हम इतना रखते थे, पूरा पूरा बचपन रखते ही रहे चीजें। आईसीएसई बोर्ड में रखते थे आप लोग, हम तो बेचारे सीबीएसई वाले हैं। हमारे तो आराम से हो जाता था, मैक्सिमम 70.3 क्वेश्चंस में। हाँ, आईसीएसई में तो इतनी मोटी मोटी साइंस की बुक्स होती थी, मुझे आज भी याद है। ओ माय गॉड, कैसे। बिल्कुल, तो ये सिलेबस भी कम कर रहे हैं 11th-12th वाले में। बोर्ड के एग्जाम्स में इनफैक्ट एक और बढ़िया चेंज आपने याद दिलाया, बोर्ड के एग्जाम्स में आपको चॉइस है कि एक बार आपको लगे कि ठीक से नहीं हुआ सब्जेक्ट, तो आप वही वाला टेस्ट दोबारा भी दे सकते हैं, 2 चांसेस दे रहे हैं। अरे वाह। तो आपको हाँ, दोनों 10th और 12th के बोर्ड में 2 चांसेस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 2 लें। अब हमने तो पॉलिसी हमारे टाइम में क्यों नहीं आई? है ना, वही देख के हमें ये हो रहा है कि देखो खुशी से बच्चे खेलेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब जिनको कार करना है, जिनको शिकायत करना है, वो बोलेंगे हाँ भैया हमारे टाइम में भी एसयूपीडब्ल्यू होता था, आपने तो पूरा मिडिल स्कूल ही एसयूपीडब्ल्यू बना दिया। और मजाक में हम कहते थे एसयूपीडब्ल्यू को याद है क्या कहते थे? सम यूजफुल पीरियड्स वेस्टेड। जी जी जी। तो लोग कह रहे हैं कि देखो ये तो पढ़ाई करेंगे नहीं, बच्चे खेलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं है। खेल खेल में ये बहुत सारी पेडागॉजीज हैं जो हमें टीचर्स को सिखानी पड़ेंगी। ये मेहनत है आगे। जिन टीचर्स को सिर्फ रट्टेबाजी के तरीके से सिखाना आता है, उन टीचर्स को सपोर्ट करना, उन स्कूल्स को सपोर्ट करना, ये एक महान कार्य है हमारे सामने। देखिए, इसी से जुड़ा एक सवाल भी आया है, दिव्यानी संजय शुक्ला ये पूछ रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टीचर्स हैं क्या हमारे पास? अभी तक तो नहीं है, पर कम है पर कम है। तो एक और मैं वेबिनार कर रही थी और 2 बड़े गुरु ज्ञानी टीचर थे मेरे साथ में, और मैं वहाँ पे गई अपनी पूरी तैयारी के साथ, अंग्रेजी में थे, स्पेशलिस्ट भी थे वहाँ पे, तो मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गई, हिट्स एंड मिसेस एंड गैप्स एंड एवरीथिंग, अपने पूरी टेबल बना के गई वहाँ। और वहाँ पे वो दोनों एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल्स, बहुत अमीर स्कूलों के दोनों, कह रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो 10 सालों से ये कर रहे हैं। अरे हम तो शुरू से एक्सपीरियंशियल कर रहे हैं, स्कूल का नाम ही एक्सपीरियंशियल स्कूल था, बहुत माना हुआ स्कूल है। तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि हमारे पास एक्सपर्टीज है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज सिर्फ 2% 5% स्कूल्स में है,
तो हमारा उसका रीजन है जो काम, आईबी स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरेट्स जो स्कूल्स हैं, उनमें इस तरह की पढ़ाई ऑलरेडी हो रही है कि आप प्रैक्टिकल बच्चे से ज्यादा कराते हैं, बट वो बहुत कम है और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली तो अब हमारा आगे रास्ता तो बिल्कुल साफ हो गया ना, समझ तो आ गया रास्ता, कर पाएंगे या नहीं अलग सवाल है कि आईबी तो ये कर चुका है, हमारे टीचर्स आईबी में ये ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो उन्हीं टीचर्स में से जो मास्टर टीचर्स बनाए और सबके साथ शेयर करें कि कैसे करना है। अपने गुप्त करके क्यों रखें अपने पास में, क्योंकि टीचिंग जब तक हम और ये बहुत अहम बात है कि जब तक हम टीचिंग प्रोफेशन का लर्निंग नेटवर्क सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे कि टीचर्स टीच टीचर्स हाउ टू टीच, टीचर्स आपस में टीचिंग टेक्निक्स और पेडागोजी की शेयरिंग करें, सिर्फ टीचर ट्रेनिंग ही नहीं, अपने पीयर ग्रुप्स बनाएं, जो कि बहुत स्टेट्स में सक्सेसफुल भी हो चुका है। एक टीचर सर्कल्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो जब तक टीचर्स आपस में बांटेंगे नहीं कि देखो ये बहुत बढ़िया क्लास चली हमारी, शेयरिंग करें, ये एक जेनरोसिटी की स्पिरिट ये हमें बिल्कुल बनानी है। और इसकी मोटिवेशन भी आपको बताती हूँ, सिर्फ पेरेंट्स से आएगी। जब तक पेरेंट्स थोड़ा सा धक्का नहीं मारेंगे ना, ये होने नहीं वाला। ये नहीं आप अपने टीचर को थोड़ा सा सहारा दीजिए कि मैम कोई बात नहीं, कि देखो वो वाले स्कूल में हम आपके साथ चलते हैं, कुछ भी करके ना थोड़ा सा टीचर्स को सहारा दे दीजिए। हमारे टीचर्स इतने बढ़िया हैं, इनफैक्ट मैं बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, पर अकेले पड़ जाती हैं हमारी टीचर्स। नहीं तो कौन इंसान है जो क्लास में खड़े होके बच्चों पे चिल्लाना चाहता है? जी। अकेले पड़ गए तो ही घबरा के ऐसे पोजीशन में पड़ गए हैं ना। और जो सपोर्टिव क्लास मिलती है और सपोर्टिव टीचर्स होते हैं, तो आपने कितने बढ़िया टीचर्स भी देखे होंगे जिनका इतना बढ़िया रिलेशनशिप होता है अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ, और जादू होता है उनकी क्लासेस में। तो ये हमें पेरेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ऐसा बनाना है कि हम सब मिलके बच्चों के लिए करें और शेयर करें। जी, एक सवाल आया है, अंतर जगदीश जी जानना चाह रहे हैं कि समझना ये है कि क्या इस पॉलिसी में टीचर्स के लिए कोई रेगुलर एप्टीट्यूड फीडबैक मैकेनिज्म होगा, और दूसरा पार्ट पूछ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज के लिए छात्रों के पास क्या क्या विकल्प होंगे, मतलब क्या इस तरह के नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे, और हाँ तो कब तक? एक्चुअली 3 सवाल हो गए हैं। 3 सवाल पहले तो मैं भूल गई, तो दोबारा रेगुलर जी, रेगुलर एप्टीट्यूड फीडबैक मैकेनिज्म फॉर टीचर्स। सो इस नई शिक्षा नीति की बहुत बड़ी खूबी है, इन्होंने सारी चीजें जो कहनी थी ना, अच्छी अच्छी चीजें जो कहनी थी वो कह चुके हैं। तो लिखित में तो जो होना चाहिए, जैसे एप्टीट्यूड है, फीडबैक है, टीचर सपोर्ट है, सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास टेस्टिंग सिस्टम भी है, इसके लिए हम टीचर एजेंसी भी बना रहे हैं, एनसीटीई भी बनाई है, इनकी जिम्मेदारी है ये करना वो करना। पर और द गुड न्यूज इज सिविल सोसाइटी में हमारे बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है टीचर ट्रेनिंग पे। तो ये एप्टीट्यूड सिलेक्शन वगैरह थ्योरी में तो है हमारे पास अवेलेबल, कुछ टीचर्स के पास ये वाली ट्रेनिंग मिल भी गई है, पर इसमें इतना इस समय स्केल नहीं है, तो इस पे भी काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह पाऊंगी आज के ये बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारे पास में, ये बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी दिल से ये है कि हाँ, हर एक टीचर को, जैसे मेरा एक बहुत टीचर पाथवेज पे एक मैंने नोट लिखा था कि हर एक, कुछ टीचर्स के इनेट टैलेंट्स होते हैं, कुछ बहुत बढ़िया मेंटर्स होते हैं। कुछ स्टेट्स में टीचर मेंटर प्रोग्राम बनाए उन्होंने उन टीचर्स के लिए कि आप जाइए, आप 10 टीचर्स को और इंस्पायर कीजिए। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको आगे बढ़ाइए उनमें कि आपका जो टैलेंट है उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। कुछ होते हैं जो कंटेंट बहुत बढ़िया, कि वो पावर पॉइंट बहुत अच्छा बनाते हैं, लेसन प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छे लिखते हैं, तो उनको कंटेंट में डालिए ना, और उनको आगे इनफैक्ट और अपॉर्चुनिटीज दीजिए कंटेंट में, जिसमें वो इतना बढ़िया काम करते हैं, जिनको जिस काम में उनको मजा आता है उसमें उनको आगे बढ़ने दीजिए। चैनल्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, काम भी बहुत सारे हैं टीचर्स के पास, स्पेशली अब तो ऑनलाइन भी तो आ गया है। तो ऑनलाइन में फ्रंट एंड कौन करेगा, बैक एंड कौन करेगा, एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से कराएंगे, डांस क्लास, योगा क्लास कैसे कराएंगे आप योगा में। तो ये वाला जो टैलेंट मैनेजमेंट है, इसके लिए इस समय कम है प्रोविजन, और आगे होना पड़ेगा। दूसरा आपका क्या था सवाल, सॉरी? एक वो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग वाला था। हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज के लिए छात्रों के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, और इसके लिए नए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे कब तक? अब एनसीईआरटी वाले लोग तो बोल रहे होंगे कि देखो, पहले तो हमारे पास ये होता था, हमारे दादाजी दादी जी भी बोलते थे
पापा की जनरेशन भी बोलती थी कि ये तो पहले भी होता था, वुड वर्किंग हम करते थे स्कूल में, और निटिंग वगैरह हम करते थे स्कूल में। तो ऑप्शंस तो वही होंगे जो स्कूल अफोर्ड कर पाएगा। तो अमीर स्कूलों में ज़्यादा ऑप्शन होंगे और नॉर्मल स्कूलों में कम ऑप्शन होंगे, और अनलेस हम कम्युनिटी कॉलेज अप्रोच करें। अब जो आपके आसपास कम्युनिटी है, अगर कोई भी पेरेंट जाके वॉलंटियर करे कि देखो मैं ब्रिकलेइंग बहुत अच्छी करता हूँ, या मैं आपको अलमारी बनाना सिखा सकता हूँ। अब इस समय इनफैक्ट मैं अपने कमरे में स्टील की अलमारी को पेंट कर रही हूँ, खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि एक बार कोई मेरे को एक माहिर पेंटर मिला था, मैंने बोला इतना बढ़िया आप काम करते हैं, मुझे आपसे ये काम सीखना है, क्योंकि एक्सेलेंस इज समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड। और हमारे पास इतना रिस्पेक्ट नहीं है। आपके घर में आके कोई प्लस्तर करे और ऐसे प्लस्तर करे कि आपको उसमें लाइट और चमक आके दिखे। वो मेरे को एक मास्टर प्लास्टरर ने इंग्लैंड में सिखाया था कि प्लास्टरिंग का ये, तो उसके लिए एक इज्जत उठती है मन में कि देखो कितना बढ़िया काम किया है, आपने हाथ से काम किया है। सीईओज हैं दूसरे देशों में जो अपने हाथ से समर हॉलीडेज में अपना ड्राइववे पत्थरों का बनाते हैं, फायर पिट खुद बनाते हैं। हमारे देश में हमें ये आता नहीं है। तो ये वाले कोर्सेज थोड़े से होंगे जो आपकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी होगी इस समय, पहले तो उस हिसाब से होंगे, और कम ऑप्शंस होंगे टू स्टार्ट विद। बट जितनी अगेन पेरेंट सपोर्ट मिलेगी उतने ही ऑप्शंस बोर्ड्स भी बढ़ाते जाएंगे, बोर्ड्स भी वो बढ़ाते जाएंगे। जी, आपकी इस बात से मुझे एक थॉट ये आ रहा है, मैं जानना चाहूंगी कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इतने सालों से इस पर वो बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, हमने विदेशों की कहीं से नीतियों को फॉलो किया है, कंसल्टेशंस की हैं, क्योंकि अप्रोच बहुत वैसी ही लग रही है जैसे बाहर होती है। अब सच तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हमारे बच्चों को बाहर जाके तो नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। सारी नौकरियां तो हमारे देश में मिलेंगी नहीं। 10-20 साल बाहर लगाएंगे, 5 साल बाहर लगाएंगे, वापस आएंगे। हमें ग्लोबली कम्पीट तो करना ही है। एम्बिशन तो पॉलिसी में रखा है कि हम विश्व गुरु बने। एम्बिशन तो ये है कि हम विश्व गुरु। some foreign policies? Every possible person has been consulted, and there were people in the final writing committee who have been who are Indians but who have been trained and who have been working. जैसे मंजुल भार्गव हैं, उन्होंने वो फील्ड्स में मेडल पा चुके हैं, जो कि मैथ्स का नोबेल प्राइज होता है, पर वो तो पढ़ाते वहाँ बाहर हैं और सारा उनका करियर बाहर रहा है। जो कस्तूरी रंगन जी हैं, जो इसरो के हैं, उन्होंने हर बार उनके पेपर्स दुनिया भर में छपे हैं। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है और ग्लोबल कंसल्टेशंस इनके साथ तो आम है। जो महारथियों ने जिन्होंने लिखा है, बनाया है, कंसल्ट किया है हर एक में, वो दुनिया में सबके साथ ताल से ताल मिला के चलते हैं। और उनका एम्बिशन भी है कि हमारे देश का हर एक बच्चा ताल से ताल मिला के चले, कि दूसरों को ये वाली छूट मिल रही है खिल के सीखने की, तो हमारे बच्चे दब के क्यों सीखें? दूसरों को ये छूट मिल रही है कि अपने चॉइस से सीखें, एक्सप्लोर करना सीखें, समझना सीखें, तो हमारे बच्चों को रट्टों में क्यों फंसा रहे हैं? तो ये इनकी एम्बिशन दुनिया के साथ ताल से ताल मिला के और दुनिया से बेहतर दिखा के, एम्बिशन तो ये है इनकी पॉलिसी में। जी मीता जी, आप तो मतलब क्लियर मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत खुश हैं इस एजुकेशन पॉलिसी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई विल वही तो मैं एक दो शिकायतें आपसे लेना चाहूंगी। आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ डेविल्स एडवोकेट। एक कमेंट है, द डिसएडवांटेज इज द 5-member कमिटी फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी who will frame the policy, since the committee consists of bureaucrats and there's just one educationist. I will not make it personal response नहीं दूंगी मैं, बिकॉज वो मतलब शोभा नहीं देता पर्सनल रिस्पॉन्स देना। लेकिन ये बात सही है कि हर एक इंसान, हर एक प्रोफेशन की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको स्कीम बनाने आते हैं और उनको बात आगे बढ़ानी आती है, कि क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स का सवाल मेन ये है इस समय कि होगा कैसे। तो होगा कैसे तो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही होगा, कि वो बोलेंगे पॉइंट नंबर 1 आप ये कीजिए, पॉइंट नंबर 2 आप ये कीजिए। इनफैक्ट हमें इतने सालों से हमारी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि हम बोलते हैं माई बाप आप बोलिए क्या कीजिए तो हम कर लेंगे। अपने आप से हमारी इतनी फ्रीडम हमने यूज की नहीं है, जितनी है हमारे पास फ्रीडम हमने यूज की नहीं है। तो उनकी गाइडेंस, उनको पता है कि किस तरह से चीजें प्रैक्टिकली चलेंगी आगे, तो शायद उनको नकारना भी नहीं चाहिए। पर मैं बड़े सवाल पे इनफैक्ट जवाब देना चाहूँगी, जो शिकायतें हैं, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत फ्रीडम दी है
चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगी उन्होंने ऐसा चांस दिया है हमें कि जाओ खुल के जो मर्जी करना है करो। पर जब फ्रीडम देते हैं इतना, तो चॉइस करने की समझदारी भी हमें अब बच्चों को सिखानी पड़ती है। कि आप जो मर्जी कीजिए, तो आपने गिटार ले लिया, आपने फुटबॉल ले लिया और आपने वो ले लिया, आगे जाके क्या होगा ये पेरेंट्स की परेशानी रहेगी। चाहे हम बोले ना बोले, हम सब घबरा जाते हैं 9th-10th के बोर्ड वाले इयर्स में, बोलते हैं चलो भैया सिर में तेल लगाओ और बैठो अपनी पढ़ाई करो, चाहे जितनी हमारी केबल कनेक्शन कटवाओ। हाँ हाँ बिल्कुल 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 मेरी अभी भी तारे यहाँ पे खुली पड़ी हैं पीछे तो क्या बाद में बच्चे के एग्जाम के बाद लगाएंगे, 3 साल होगा पर बिल्कुल यही हम मान लेते हैं ना, जो सच्चाई है वो हम अपनी जितनी भी स्वच्छंद सोच हो, लेकिन इस पॉलिसी में जो ट्रांजिशन होता है कि भाई आपने स्ट्रीम्स तो खुलवा दी कि जो मर्जी ले लो, लेकिन आप किस तरह से ये चॉइस करेंगे, आपके गाइड्स और काउंसलर्स कौन होंगे इसमें, उस पे तो बहुत ही कम चर्चा है। अच्छा, आप कॉलेज में पहुंचे और आपने देखा कि आपके पास पूरी दुनिया है सामने। अब हम सब ने कॉलेज में जब पहली बार जाके फ्रीडम देखी है, हम सब थोड़े डगमगाए हैं। इंसानी नेचर है कि एकदम से फ्रीडम देखो तो थोड़ा सा तो होता है, हाँ मैं इसके पीछे भागूं, इसके पीछे भागूं, ये सब करो। ऑफ कोर्स दे हैव ऑल बीन गुड फॉर अस, पर थोड़ा सा तो कोई हमारा जैसे काउंसलर हो, गाइड हो उस समय, या पर्सनल ट्यूटर हो, कुछ तो सिस्टम हो जो हमें इस फ्रीडम की तरफ और चॉइस की तरफ गाइड करे। तो ये ट्रांजिशंस जो हैं, इनकी गाइडेंस बहुत कम है इस पॉलिसी में। और भी चीजें हैं बहुत, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आज की तारीख में, अरे आपने स्कूल में तो सीखा नहीं होगा ये सारा टेक्निकल काम करना जो आप कर रही हैं इस समय, वीडियो, हमारे साल में तो कंप्यूटर जस्ट आया था, तो हम बेसिक और कोबोल पढ़ रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, और बेसिक और कोबोल कहाँ है अब? मैंने एप्पल बेसिक सीखा था एक जमाने में, प्रगति मैदान जाते थे धूप में दोपहर को ट्यूशन लेने एक्स्ट्रा। अजीब सी चीजें होती थी, और आज तो दुनिया कितनी बदल गई है। अरे अगर मैं आज ट्रेनिंग लूंगी, व्हाइट हैट की बड़ी कहानी चल रही है आजकल, वो अगले साल या 2 साल बाद वो वाली ट्रेनिंग यूजलेस हो जाएगी, नई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन सिर्फ शब्द है इस पॉलिसी में, लेकिन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हर 5 साल में, 3 साल में अपने आप को तो रिट्रेन करना ही पड़ेगा। तो वो उसका कोई तरीका नहीं डाला है अभी की, प्रोविजन नहीं, बहुत कम डाला है। सॉर्ट ऑफ एक बहुत जैसे, हाँ बेचारे तुम साइड में रह गए, तुम स्कूल नहीं जा पाए, तो थोड़ा सा आपके लिए डाल देंगे साइड में, पर ये तो हमारा मेन स्ट्रीम होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया हमारी बहुत जल्दी बदल रही है। तो उस स्पीड का शायद इतना ख्याल नहीं आया उन्हें, जो कि अब ये वाली अब इम्प्लीमेंटेशन में इट कैन बी फिक्स्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन। लैंग्वेज वाले इशू पर बहुत अलग अलग तरह की ओपिनियंस आ रही हैं। जो रीजनल वाले हैं, लैंग्वेजेस वाले हैं, वो कुछ कह रहे हैं, किसी को हिंदी की उस पर खुशी भी है कि किसी को लग रहा है कि नहीं, इंग्लिश की आप वैल्यू कम कर देंगे। एक क्वेश्चन इनफैक्ट मैं यहाँ भी था कि भाई ग्लोबल है, बच्चे को बाहर जाना है तो अंग्रेजी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक इंप्रेशन आ रहा है कि अंग्रेजी को हमने बैकसीट कर दिया है और हिंदी को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया और रीजनल लैंग्वेज कहीं बीच में है। मैं चाहूंगी अगर आप लैंग्वेजेस के स्टेटस को थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। तो अगेन पहली चीज, एनईपी का अगर आप लैंग्वेज खुद पढ़ें तो वो लैंग्वेज तो बहुत संभल के लिखी हुई है, और उन्होंने बहुत समझदारी की बातें की हैं। जो लिखित टेक्स्ट है उनका, जो उसके बाद टिप्पणियां हुई हैं, वो तो बस मतलब मजे की टिप्पणियां हुई हैं। तो लोग परेशान हुए हैं, लेकिन परेशानी की शायद बात नहीं है। उन्होंने गलत नहीं बोला है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। पहली चीज हम एक्नॉलेज करते हैं कि एजुकेशन के 2 तो कम से कम मकसद होते हैं। एक, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, और दूसरा होता है विच इज लर्निंग आउटकम्स, और दूसरा है मोबिलिटी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। सोशल मोबिलिटी, इकोनॉमिक मोबिलिटी, जियोग्राफिक मोबिलिटी, ये सब तरह की मोबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। एजुकेशन का पर्पस ये है कि आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो पाए और फिर आराम से वहाँ पे आप प्रोग्रेस कर पाए। तो मोबिलिटी और इंग्लिश का आर्ग्यूमेंट तो मानना पड़ेगा, पर ये भी मानना पड़ेगा कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, 1st, 2nd, 3rd में होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि क्लासरूम में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, कुछ तो हैं जो बहुत सॉलिड रूल करते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, पर इंग्लिश मीडियम बहुत स्कूल्स में टीचर इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ के फिर हिंदी या तमिल या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें समझाते हैं बच्चों को कि इस सेंटेंस का ये मतलब है। कई बहुत स्कूल्स में ये देखा गया है। तो जब
आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि हमारे 90% हमारे क्लासरूम्स जो हैं वो एक्चुअली मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैं। अच्छा, एक बच्चा है जिसको तमिल नहीं समझ आती, वो दूसरे वाले बच्चे को पूछ के पोक करके पूछेगा क्या बोला टीचर ने, क्या बोला। हमारी पीयर लर्निंग भी है इतनी, बच्चों के पीयर लर्निंग, बच्चों की मल्टीलिंगुअल कैपेसिटी ही हमारे बच्चों को इतना तेज बनाती है। बट मैं चाहता थोड़ा सा अगर हम समझ लें पहले लैंग्वेज का कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कम हो रही है, थोड़ा क्लैरिफाई कर दें तो बेटर होगा। पॉलिसी में तो सिर्फ ये लिखा है, पॉलिसी में उन्होंने बोला है कि अगर 5वीं तक अपने होम लैंग्वेज, जो भी बच्चे घर पे लैंग्वेज बोलते हैं, और उनको शायद बोलना चाहिए था प्लेग्राउंड में जिस लैंग्वेज में बच्चे आपस में खेलते हैं, प्ले लैंग्वेज बोलते हैं तो इतना कंफ्यूजन लड़ाई नहीं होती। तो कि उसमें अगर आप सिखा पाए तो बच्चों की प्रोग्रेस बहुत होगी इसमें, जो कि बात सही है। बहुत देशों में ये टेस्ट कर चुके हैं, और बच्चों को उनके प्ले लैंग्वेज में सिखाएं तो बच्चे समझते हैं, rather than spending time saying कि A for एप्पल का रट्टा मारने की जगह कि एप्पल के साथ आपको क्या करना है, एप्पल किस तरह का टेस्ट है वगैरह, कितना कुछ कर सकती है, बीज कैसे बोते हैं, पेड़ कैसे बढ़ता है, कितना सारा उसमें टाइम लगा सकते थे। पर ये कोई इसमें बंदिश नहीं दी हुई है पॉलिसी में। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि 5th के बाद आप इंग्लिश में कंटिन्यू कीजिए। साथ में उन्होंने पॉलिसी में बोला है कि मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज टीचर्स को अवेलेबल करने चाहिए आपको, जो कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो टीचर, जो मैं कह रही हूँ, टीचर इंग्लिश में पढ़ती है और हिंदी या मलयालम या तमिल में ट्रांसलेट करती है अपनी क्लास के लिए, अगर इमेजिन वहाँ पे वो बोल सके कि देखो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे लिंक भेजती हूँ, ये वाला लेसन आपको अपनी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, या फिर टीचर के पास वो वाले टीचर ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं कि आप इस तरह से ट्रांसलेट कीजिए, ये वर्ड को ट्रांसलेट कीजिए या और उसको मत कीजिए। उनको तरीका अगर सिखाया जाए मल्टीलिंगुअल करने का तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि कंट्रोवर्सी तो गलत नहीं है, इसी बिकॉज हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी तो मानना पड़ेगा ना कि इंग्लिश में ही है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोकल लैंग्वेजेस में बनाइए, हायर एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में भी कीजिए, जो कि होना चाहिए। अगर बंगाल में एक बच्चा बैठा है ना, 5th के बाद तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा और वैसे ही सीखेगा जैसे हम सीखते आ रहे हैं। 5th तक भी चॉइस है और उसके बाद इंग्लिश है, पर वो भी जरूरी नहीं होना चाहिए ना। सपोज एक बहुत ब्राइट बच्चा है जो कि आगे की दुनिया में, इस पॉलिसी में नहीं, आगे की दुनिया में ख्याल हम कर रहे हैं, ये ख्याल वाला एडिशनल ख्याल है कि वो वाला बच्चा सपोज बहुत ही ब्राइट है पर लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, वो अगर वो अपने हायर एजुकेशन में भी डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टरी अपनी बंगाली में करे, फिर उसके बाद अपना लोकल डॉक्टर बने अपने उस एरिया में, क्यों नहीं हो सकता उसके पास ये चांस? लैंग्वेज में टैलेंट नहीं है, इंग्लिश में टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं। तो पूरा जब लाइन से आप रिसोर्सेज डालेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट तक बच्चे को चांस देंगे, बट ये आई थिंक बहुत ये अभी नहीं दिख रहा, ये अभी शॉर्ट टर्म में तो होता नहीं दिख रहा, ये तो हायर एजुकेशन तो बिल्कुल भी 2040 तक जा रही है पॉलिसी, बहुत साल है, 20 सालों में ये नहीं हो पाएगा क्या? 20 सालों में हो पाएगा। तो जब ये पूरा लाइन से रिसोर्स करे ना, तब जाके लैंग्वेज की बात करें ना पॉलिसी में। अभी बहुत थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई इनसे, इसीलिए पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि हमें अंग्रेजी तो इस समय अंग्रेजी छोड़ नहीं सकते, मोबिलिटी तो हमें चाहिए, हमें बच्चों की प्रोग्रेस चाहिए, जॉब्स तो हमें बच्चों के लिए चाहिए। तो मल्टीलिंगुअल छोड़ने के लिए कहा जा रहा है उनसे, अंग्रेजी छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, चॉइस है। हाँ, बिल्कुल चॉइस है, पूरी चॉइस है। वो मतलब कंट्रोवर्सी का रीजन समझ में नहीं आया कि इस पर मुझे तो लगा कि लोगों को कुछ बोलना समझ नहीं आया कि क्या बोले, लेकिन बोलना जरूरी था तो फिर बोल लिए। कुछ थोड़ा एक सवाल अब ले लेते हैं जी, क्योंकि लोग बोलेंगे अपने अपने सवाल पूछती जा रही है। तो विशाल गौरव हैं, ये कह रहे हैं choice of subjects है, you are right, but do you not think that parents will still force the students to take the core science or core commerce subjects only rather than allowing the children to mix them? But I think इसका जवाब मीता भी कैसे देंगी? ये तो भैया पेरेंट्स नहीं, विशाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि विशाल मेरे ख्याल से आप भी एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर वही वाले विशाल गौरव हैं जो मैं सोच रही हूँ, और आपके शायद स्कूल्स भी हैं, आप पेरेंट्स से डील भी कर चुके हैं बहुत सारे टीचर्स से। अब जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, आप शायद जानते नहीं होंगे, पर जब पीटीएम होता है ना, बहुत सारे टीचर्स आपसे घबराते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछेंगे टीचर्स, और हम एज पेरेंट्स हम टीचर्स से घबराते थे। तो ये एक प्रेशर वाला जो सिस्टम बना हुआ है कि पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं कि हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और
टीचर्स बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो आपके पेरेंट्स को हमें दिखाना है कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। ये प्रेशर वाला सिस्टम ना हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। ये वाला ये यू आर एब्सोल्युटली राइट पेरेंट्स की विशाल कि ये काउंसलिंग बहुत होनी चाहिए, मुझे पॉसिबिलिटी लगता है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस समय तो हमें यहाँ बैठे हुए क्या नजर आ रहा है कि आपने ये कोर सब्जेक्ट्स लिए तो आपको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। हम यही कहते हैं ना अपने बच्चों को कि आपने फिजिक्स मैथ्स लिया तो आगे जाके कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, घबराना नहीं पड़ेगा। और हम अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं जब हम ये कहते हैं। तो हमें समझ नहीं आता है कि कब हम भलाई से प्रेशर में थोड़ा सा स्लिप ओवर हो गए हैं। और ये हमें एज पेरेंट्स थोड़ी सी अपनी समझदारी, थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़ी सी अपने दुनिया की तरफ नई नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल गई है। एक तो कोविड ने आके कितना कुछ बदल दिया। आज आप देखिए हर एक टीचर को मैं टीचर ट्रेनिंग सेशंस में क्या बोल रही हूँ कि मैडम आप वो वाला लेक्चर मोड मत कीजिए 40 मिनट के लिए, जाके शाम को 4 यूट्यूबर्स के सेशंस देखिए कि कितने खिल खिल के यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि देखो आज मैंने कैसी शॉपिंग की। टीचर ट्रेनिंग में हमें यूट्यूबर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है कि देखो किस तरह से एक्साइटमेंट लाओ तुम अपनी टीचिंग में, ताकि बच्चे बैठे आपके सामने। कभी आपने सोचा था कि टीचर्स को हम बोलेंगे आप यूट्यूबर्स से टीचर ट्रेनिंग लीजिए? दुनिया आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम लोगों ने जिंदगी विद ऋचा में लॉकडाउन लेटर्स शुरू किया कि भाई लॉकडाउन में लोग चिट्ठियां लिखें, तो चिट्ठी तो मतलब हैंड रिटन तो नहीं, मेल मुझे लिखें, मैं पढ़ूंगी। सो आई वाज रीडिंग दोस लॉकडाउन लेटर्स। मेरे एक रिश्तेदार के ने मुझे भेजा कि एक बड़े नोएडा का एक बड़ा स्कूल है, उसने वहां की टीचर ने एज एन असाइनमेंट अपने बच्चों को दिया लेटर राइटिंग और लेटर रीडिंग, और साथ में रेफरेंस में मेरा वीडियो दिया कि आप ये वीडियो देखें और उसमें देखें कि वो एंकर कैसे चिट्ठी पढ़ रही है और ऐसी स्टाइल में आप भी रिकॉर्ड करें। एंड आई वाज शॉक्ड। Absolutely. तो इस नई I am grateful to COVID. I have to say I am grateful to COVID कि जो हम 20 सालों से टीचर्स को कह रहे थे कि प्लीज आप थोड़ी अपनी आंखें खोलिए, दुनिया में कितना कुछ हो रहा है और यही दुनिया है हमारे बच्चों की। वो दुनिया नहीं है जिसमें हमें फिक्स नौकरी मिलती थी, ग्रेचुटी और पीएफ वाली। वो वाली दुनिया नहीं रही है। अब तो गिग इकोनॉमी आ गई है। बहुत कुछ सीखना है, कुछ सीखना है। और बच्चों को ऐसा नहीं होगा कि 20 सालों के लिए नौकरी मिलेगी। तो बहुत कुछ सीखना है, सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं सीखना है। तो उनको जाके सीखने दीजिए जहां मर्जी से जो सीख रहे हैं। पर हाँ ये है कि सिर्फ ऐसे वीडियो गेम पे बैठे हुए हैं अगर बच्चे, तो वो शायद नहीं चलेगा। उसके जो उन्होंने सीखा है उसका कर क्या रहे हैं। जिस तरह से आपने बोला कि नोएडा के स्कूल में उन्होंने क्या बोला आपसे कि आपका वो वीडियो देखें और उसके साथ कुछ करें, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे खुद लेटर लिखकर रीड करें। बच्चे वीडियो बनाएं। ये नहीं था कि वीडियो देखें, ये था कि लेटर लिखो और जाके लेटर पढ़ो और उसके रिकॉर्डिंग इस एंकर की तरह पढ़ो जैसे इन्होंने हाँ। और फिर उसमें स्टाइल्स पे डिस्कशन होगा। देखो कितनी मस्ती हुई, पर लर्निंग भी तो कितनी हुई। रीडिंग स्टाइल, वॉइस पिच। अरे इसमें तो सीधा मेरे हिसाब से तो मैथ्स और फिजिक्स का लेसन आ गया। वॉइस पिच, एम्पलीट्यूड, कितना कुछ ला सकते हो फिजिक्स का आप इसमें। एक फुटबॉल मैच देखें आप, फुटबॉल मैच और फिजिक्स में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फुटबॉल मैच बच्चे रात भर बैठ के देखेंगे आराम से। फुटबॉल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, जो आपने पिछली फीफा में आई डोंट नो किसने सबने ध्यान दिया या नहीं, फुटबॉल की कंस्ट्रक्शन चेंज हो गई थी, फुटबॉल का शेप चेंज किया था इन्होंने ताकि वो किक एक स्पेसिफिक तरीके से जाए। ये फिजिक्स नहीं है तो और क्या है, लेकिन थोड़ी मस्ती थोड़ी अलग तरीके से करें। एग्जैक्टली। सो ये इस नई दुनिया की तैयारी अब आएगी ना, करनी पड़ेगी। स्टेइंग ऑन द लैंग्वेज, नई दुनिया की तैयारी एनेबल कर रहा है। अब पेरेंट्स को ये सीखना है, थोड़ा सीखना पड़ेगा, अपने पुराने माइंडसेट से भी निकलना होगा। मेघा कुमार वो जो लैंग्वेज वाली बात हम कर रहे थे जो लैंग्वेज वाली हम बात करते हैं, सो मेघा पूछ रही है व्हाट व्हेन पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू अदर स्टेट्स हाउ विल किड्स कोप। तो वो जैसे आप कह रही हो प्ले लैंग्वेज, महाराष्ट्र में बच्चा है तो प्ले लैंग्वेज मराठी चल रही है, लेकिन अब ट्रांसफर पापा का यूपी में हो गया है, प्ले लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चे ऐसे में? अब उम्मीद तो ये है कि सारे स्कूल्स, क्योंकि पॉलिसी में लिखा है ना वेरेवर पॉसिबल, कोई कंपल्शन नहीं है, तो आपको कोई स्कूल मिल ही जाएगा जिसमें आपकी कंफर्ट लेवल की लैंग्वेज यूज हो रही होगी 5th तक। सारे स्कूल्स ट्रांजिशन नहीं करेंगे, बहुत सारे स्कूल्स इंडियन में इंग्लिश मीडियम रह जाएंगे, तो आपको जरूर कोई ना कोई स्कूल मिल ही जाएगा जहाँ पे आपके कंफर्ट लेवल की टीचिंग हो रही है 5th तक। और वैसे कोई बुराई भी नहीं है। मैं पर्सनली बहुत घबराती हूँ नई भाषा सीखने से, एंड एज अ पेरेंट मैं बहुत घबराती हूँ अपने बच्चे को बोलने। मैं तो ना बोल पाती कि जाओ बेटा तुम खेलो नई भाषा में,
मैं तो शायद ना बोलती, मैं तो इंग्लिश मीडियम करती, पर ये मेरा डर है ना। हो सकता है मेरे बच्चे में ये भाषा की हुनर का हुनर हो, तो 2-3 हफ्ते बच्चे को खेलने दो ना वहाँ पे पहले। इस तरह से समर हॉलीडेज में ही नॉर्मली ट्रांसफर करते हैं हम लोग, कोशिश तो यही करते हैं। फैमिलीज इसी तरह से मैनेज करती है ना कि एक साल एक खत्म किया, फिर समर हॉलीडेज में शिफ्ट किया, नया सेशन स्टार्ट किया। तो खेलो, देखो तुम्हारे बच्चे की कितनी कैपेसिटी है नई लैंग्वेज सीखने की। नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली सारे बच्चे, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, तो नॉर्मली सारे बच्चे फटाफट नई लैंग्वेज सीख पाते हैं। और अगर आपके बच्चे में वो हुनर है तो खिलने दीजिए ये नया हुनर, क्योंकि जितनी नई लैंग्वेजेस बच्चे सीखेंगे, बहुत ज़रूरी बात है ये, जितनी नई लैंग्वेजेस सीखेंगे उतने नए नज़रिए वो सीखेंगे और उतनी उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, उनका आईक्यू बढ़ता है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो 1968 में बनाई थी, उन्होंने इसीलिए बनाई थी कि जितनी 3 लैंग्वेजेस में कॉग्निटिव एबिलिटी आईक्यू बढ़ता है बच्चों का। तो ये बहुत, क्योंकि तो सीखने के लिए इनकरेज करना चाहिए लैंग्वेजेस। हाँ, इसी दिमाग को हम 3 तरीके से चलाना सीखते हैं ना। इसीलिए तो हर एक नई सिचुएशन में आपने देखा कितने इंडियन सीईओज बैठे हुए हैं अमेरिका वगैरह में, क्योंकि नई सिचुएशन को हैंडल करना, नई भाषा को हैंडल करना हमें सिखाया जाता है जी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंप्रेशन ये बन रहा है कि अभी तक जैसे बच्चे कुछ सालों से फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ज्यादा ले रहे थे, नाउ दे विल बी एनकरेज्ड टू टेक रीजनल लैंग्वेजेस मोर। एम आई राइट? There is nothing in the policy that says that. There is nothing in the policy that says that. In practice, what schools decide will depend upon the state government, will depend upon the schools. But policy में ऐसा कुछ नहीं है that says that they will be encouraged to take that. Yes, they say that you should be more aware. There's a lot in the policy that says that you should be more aware of Indian culture. आधी भाषा तो पूरी पॉलिसी में ये है कि आपको अपने पुरानी ग्लोरीज आपको पता होनी चाहिए, आपको अपनी हिस्ट्री अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, इंडिया की कंट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए। पर इंडिया की कंट्रीब्यूशन, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन सारे हमारे बच्चों को हमारे बच्चे बहुत समझदार पता होना चाहिए। तो ठीक है, पता होना चाहिए, और कैसे पता करवाएंगे आप? हाँ, तो मतलब कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, होपफुली प्रोजेक्ट्स करवाएंगे जिस तरह से आईबी में करते आए हैं। बिकॉज मुझे ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि हमारे टीचर्स वही चीज अडॉप्ट कर पाते हैं जो उनको पहले प्रत्यक्ष किया जाता है। तो प्रत्यक्ष तो इस समय सबसे पहले हम आईबी वाला ही कर पाएंगे, तो वो वाले हैं। फिर बहुत सारी और पेडागोजीज हैं, मॉन्टेसरी वाली पेडागोजीज हैं, फिर बहुत देशों की और हैं। और टीचर्स ने अपने आप इनफैक्ट ओवर द इयर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, एनजीओज ने जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। जैसे मैं एक जानती हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को स्कूल म्यूजियम्स ले जाता है कि आप चलिए एक ट्रिप पे, डे ट्रिप्स भी करवाते हैं स्कूल म्यूजियम्स का, सिटी के म्यूजियम्स का, और आउट ऑफ टाउन फोर्ट वगैरह के म्यूजियम के ट्रिप से भी आप लर्निंग करते हैं। फिर कुछ होते हैं जो म्यूजिक वाले करते हैं। तो अभी तक तो ये सारी चीजें एडिशनल होती थी, अब ये कह रहे हैं कि ये प्लीज आप टीचर्स ही रेगुलरली ये चीजें करते रहिए। तो थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा वो करने का। सब्जेक्ट डिवीजन का इतना मैटर नहीं करेगा इतना। आप उसी चीज में इंग्लिश भी सिखा रहे होंगे, उसी चीज में म्यूजिक सिखा रहे होंगे, उसी चीज में हिस्ट्री सिखा रहे होंगे। ठीक है। कवि अरोरा भंडारी पूछ रहे हैं, इज 10th 12th बोर्ड कैंसिल्ड फॉर दिस ईयर स्टूडेंट्स? ऐसा तो आई थिंक that has nothing to do with the new education policy. That has and I'm assuming कि आप अगले साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस साल के तो इस साल का तो सेटल हो गया है, इस साल का तो हो गया है। बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करने पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, ये ऑपरेशनल डिसीजन होता है हर एक स्टेट, हर एक एग्जाम बोर्ड का कि वो किस तरह से मैनेज करें। आप कोविड की वजह से शायद ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल सिर्फ एग्जाम्स ही असेसमेंट का तरीका नहीं होता, बहुत सारे और तरीके हैं असेसमेंट के। इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। अब और दूसरी चीज, एग्जाम इक्वल टू लर्निंग, वो शायद हमें सोच छोड़ देनी चाहिए। उससे निकलना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा। लर्निंग तो कर ही लो बेटा, एग्जाम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। अब आज एग्जाम नहीं हो रहा क्या यहाँ पे आपका या मेरा रिचा? एग्जाम में ही तो बैठे हुए हैं, पर इसमें घबराने की क्या बात है। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया था ज्यादा अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले कि गला तर रहे, पर ठीक है। नवीन शर्मा पूछ रहे हैं, काउंसलिंग सेशन फॉर स्टूडेंट्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन? आई थिंक ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं तो अभी पेरेंट्स तो कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि कुछ नई चीजें अचानक लागू की जाए, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएं।
सो उसको एक सिस्टमैटिकली, मेरी तो शिकायत ही यही थी ना, वो ट्रांजिशंस और ये काउंसलिंग सेशंस काउंसलर उन्होंने बोले हैं स्कूल्स के लिए होंगे, बट मेरे ख्याल से आपको पब्लिक, अगर आप इस तरह से मांग आगे करें एज पेरेंट्स एंड पेरेंट्स एसोसिएशंस कि आप प्लीज मिनिस्ट्री वाले लोग या प्लीज योर गव वगैरह वाला जो सिस्टम बनाया हुआ है, आप प्लीज टाउन हॉल क्वेश्चन आंसर सेशंस कीजिए एज अ सरकार, तो जरूर वो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत की है उन्होंने एनईपी बनाने में, और वो जरूर चाहेंगे कि सब इसमें मिल के काम करें और जुड़ के काम करेंगे। तो काउंसलिंग सेशंस का तो, काउंसलिंग या क्वेश्चन आंसर या क्लैरिफिकेशंस का तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, होने चाहिए बहुत, और सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, स्कूल लेवल पे भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, मैम, हाउ वुड द प्री स्कूल एजुकेशन बी एग्जीक्यूटेड, आई मीन इम्प्लीमेंटेड होना, वुड दिस लाई विद WCD और स्कूल एजुकेशन? तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इसमें कुछ से होगा या स्कूल एजुकेशन में ही आएगा? हाँ, ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं भी कंफ्यूज रही, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा हाथ नहीं देती कि वो आपस में किस तरह से बोलेंगे कि मिनिस्ट्री वाले आप ये करें और ये वाली मिनिस्ट्री वाले ये करें। जहाँ लर्निंग का सवाल है वो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होगा, जहाँ चाइल्ड वेलफेयर का सवाल है वो WCD में होगा ऑब्वियसली। मेरे नजरिए से तो जितना बच्चे को अटेंशन मिले, जितना मिले केयर बच्चे को, उतना बढ़िया है। आप WCD आप खड़े हुए हैं देखने के लिए कि स्कूल सेफ है हमारे, कोई तारें नहीं लटक रही हैं वहाँ पे, कुछ आग नहीं लग सकती, कुछ स्विचेस अच्छे से चल रहे हैं। स्कूल सेफ्टी मेरे लिए पर्सनली बहुत मेजर सब्जेक्ट है। बच्चे जाते हैं स्कूल में, वहाँ पे नाले खुले हुए होते हैं रास्ते में, गटर खुले हुए होते हैं रास्ते में, सबसे बढ़िया स्कूल्स या जैसे मर्जी स्कूल्स देखें, तो स्कूल सेफ्टी में WCD का रोल है अभी भी, इनफैक्ट, पर इसमें बोर्ड्स का कोई रोल नहीं है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अर्ली ईयर्स का अगर आप देखें, इसमें बहुत लिखा है पॉलिसी में, बहुत बढ़िया लिखा है, और इसमें बहुत मेहनत 4-5 सालों से कर रहे हैं लोग कि अर्ली ईयर्स में देखें कि बच्चे अपने एक्सपीरियंशियल तरीके से मज़े से गेम्स, प्ले, एक्टिविटी, बुक रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, शो एंड टेल, इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखें। और जब मॉन्टेसरी एक्सपर्ट्स ने इस पॉलिसी को पढ़ा, ट्विटर पर ही इनफैक्ट पहला रिएक्शन बड़ी खुशी से उन्होंने बोला, ये तो सब कुछ है जो मॉन्टेसरी में होना चाहिए। और उन्होंने अपनी पूरी जो होता है, जो कहते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगाई थी मॉन्टेसरी को प्रमोट करने में, तो वो बहुत खुश थे। तो इन वे अगर आप मॉन्टेसरी वाला सिस्टम देखें तो काफ़ी मेल जोल है उस सिस्टम से, और उससे बच्चे बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करते हैं, बहुत सीखते हैं अच्छे तरह से। सो आई थिंक अर्ली ईयर्स का बहुत ही बढ़िया। हाँ, एज पेरेंट्स आई वुड से कि छोटे बच्चों की टेस्टिंग दोबारा ना शुरू करें, ये देखने के लिए कि अर्ली ईयर्स प्रोग्राम चल रहा है अच्छा या नहीं। बच्चों पे बिल्कुल बोझ मत आने दें, ये आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए। टेस्ट करो टीचर्स को, टेस्ट करो स्कूल्स को, जो मर्जी करना है, हमारे बच्चों को मत परेशान करो, बहुत छोटे हैं वो अभी। जी, मनीष कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड टेक चार्ज ऑफ ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड गिव फ्री एजुकेशन टू ऑल इंडियन स्टूडेंट्स टू लॉन्च सिमिलैरिटी इक्वालिटी इन आवर इंडिया। इज दिस पॉसिबल? जैसे बाहर होता है, डू यू थिंक इज दिस पॉसिबल? कितना बड़ा सवाल पूछ लिया ना। पूरा एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड वाला जो पूरा यूपीएससी में ऐसे लिखना होता है, ये वाला सवाल पूछ लिया। मेरा पर्सनल नजरिया है कि डेफिनेटली ये मानना पड़ेगा कि इक्विटी के लिए अगर हर एक कोई एक ही टाइप के सिस्टम में पढ़े तो ऑफ कोर्स इक्विटी होगी, लेकिन इक्विटी शुड नॉट इक्वल मीडियोक्रिटी। अगर आपके प्राइवेट सिस्टम में या कुछ अलग टाइप की प्रोविजन मिल रही है, आपको इनोवेशन का चांस मिल रहा है, आपको चॉइस मिल रहा है, तो आप उस चॉइस को भी एम्ब्रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब एजुकेशन एज अ मोनोपोली की एक ही सिस्टम है आपके पास, वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि अगर एक ही सिस्टम है आपके पास और आपके बच्चा किसी दूसरे स्टाइल से पढ़ना चाहता है, तो फिर वो बच्चा क्या करे? वो बच्चा क्या करेगा? या वो वाला बच्चा जो बहुत ही ज्यादा होनहार है एक चीज में और दूसरी चीज में कम होनहार है। कुछ होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया होते हैं और मैथ्स में बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन हिस्ट्री सिविक्स में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं। तो उनके लिए ऐसा स्कूल होना चाहिए ना जहाँ पे वो थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाई कर सके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। हर एक टाइप की वैरायटी होनी चाहिए स्कूल्स में, और ये हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी तरह से दे रहा है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर अब चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम वी आर अ फ्री कंट्री, फ्रीडम का मतलब होता है चॉइस, है ना। तो फ्री जब चॉइस है हमारे पास, तो ये कैसे हम चॉइस लोगों से छीन लें, जो कि इनफैक्ट 2.5% of students move to the private sector, budget private sector,
normal private sector, rich private sector, every year 40 to 60% of our students are taught in the private sector. हमारे मेरे फादर की जनरेशन में बहुत महारथी निकले थे गवर्नमेंट स्कूल्स से. गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी उस जमाने में बढ़िया. हमारे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल एजुकेटेड हैं, लेकिन जब मेरी बारी आई तो सोच ही नहीं पाए कि गवर्नमेंट स्कूल में हम बच्चों को डाल सकें. तो मेरे हिसाब से तो प्राइवेट स्कूल्स वहाँ खड़े होने चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स को दिखाने के लिए कि देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, तुम भी करके दिखाओ. गवर्नमेंट स्कूल्स इम्प्रूव करो भाई, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स इम्प्रूव करो और इस लायक बनाओ कि हम शान से खड़े होकर कह सकें कि हम गवर्नमेंट स्कूल से हैं. ये हमारी आगे की जर्नी है. अब मीता जी इतने सवाल आ रहे हैं और हमें ये सेशन खत्म करना है, तो मैं चलते चलते दो चीजें आपसे पूछती हूँ कि एक तो जो भी अब आप मैसेज, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े, मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्कूल ओनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जुड़े हैं, पेरेंट्स स्पेशली. मेरे लिए सबसे बड़े इस समय जो कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होंगे. आप चलते चलते क्या मैसेज उनको देना चाहेंगी? एंड इफ एनीवन हैज फर्दर क्वेश्चंस या क्वेरीज, क्या आप उनका जवाब कहीं और दे सकती हैं इस चैट के बाद? तो अपना अगर कोई ईमेल आईडी या कुछ दे दें तो. हाँ, ट्विटर पे तो मैं हूँ ही @मीता_सेनगुप्ता. तो वहाँ तो खुली बात हम सभी करते हैं बहुत. इनफैक्ट डेमोक्रेटाइजेशन, अगर मेरा एक कोई मोटो है, दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन कॉन्वर्सेशन. कि एजुकेशन में हर एक को भाग लेना चाहिए. एजुकेशन किस तरह से हो वो एक डेमोक्रेसी की तरह चलना चाहिए. ये नहीं कि 4 लोग कमेटी में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं. सो सवाल आर वेरी वेरी वेलकम, डिस्कशंस आर वेरी वेरी वेलकम. हालांकि और जहाँ तक मैसेज की बात है, कौन होता है किसी को मैसेज देने के लिए? बस ये है कि मुझे पहली बार बहुत सालों बाद एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हमारे बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी, स्वच्छंद रूप से खुश होके, दिल खोल के, जम के काम करने का मौका मिला है. क्योंकि फ्रीडम का क्या मतलब होता है? हमारी स्कूल की टीचर कहती थी, द फ्रीडम यू हैव इज द फ्रीडम टू डू गुड. तो बच्चों और पेरेंट्स, आपको फ्रीडम मिला है कि आप जो करें जम के करें, दिल लगा के करें और उसमें मास्टरी दिखाएं और खिल के आप अपनी जिंदगी जिएं. आपकी रोक टोक काफी हटा रहे हैं, हर चीज में रोक टोक हटा रहे हैं, आपको पूरे चांस दे रहे हैं. आप अपने टीचर्स को सपोर्ट कीजिए ये चांस देने में, और दम लगा के ये वाला चेंज ले आइए. मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत में भी तो बहुत मजा है. जेन्युइनली कह रही हूँ, मेहनत की फर्स्ट 10% में मुश्किल होती है ऋचा, थोड़ा सा ट्रांजिशन. जी पर जैसे ही होने लगता है जैसे ही गाड़ी चलती है बहुत मजा आता है. तो मतलब बहुत स्ट्रेस ना ले इस चीज का, सब चीजें आराम से हो जाएंगी. और कोई प्रॉब्लम हो तो ट्विटर पे मीता सेनगुप्ता जी हैं, @मीता सेनगुप्ता, जो बिल्कुल इनके नाम की स्पेलिंग है. और नरसिम्हा राव कदम जी ने एक हम पर थोड़ा सा व्यंग किया है कि नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी का बोलबाला रहने वाला है, क्योंकि आपने हिंदी का एक भी सवाल नहीं लिया. नरसिंह राव जी, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था. आप अगर देखते हो तो मैं बोल रहे थे, हम बोल तो हिंदी में रहे थे. और दूसरी एक और मेरे साथ मजबूरी क्या होती है, हर लाइव में ऐसा होता है, बहुत लोगों को लगता है मैंने उनका सवाल नहीं लिया, लेकिन आप लोग मेरी दिक्कत समझिए. मैं एक्सपर्ट को भी लगातार सुनती जा रही हूँ, मैं साथ में स्क्रॉल कर रही हूँ, और एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे इनफैक्ट आज मिस भी हो गया. एक मदर ने बड़ा अच्छा कुछ पूछा था, मुझे वो सवाल मिल नहीं रहा है, कि उनका बेटा भी एक पर्टिकुलर स्टडी कॉम्बिनेशन में है, आई थिंक क्लास 11th में है. क्या वो उसको चेंज करके, जैसे सपोज आप XY कॉम्बिनेशन में है, क्या उसको वो YZ कर पाएगा? लेकिन अब वो मुझे सवाल चूंकि नहीं मिल रहा था, आई एम सॉरी वो मदर को. बट अगर आप जनरली इसको आंसर करना चाहें कि बच्चे अभी एग्जिस्टिंग अपनी स्ट्रीम्स चेंज कर पाएंगे? मेरे ख्याल से 11th में तो शायद मुश्किल होगी, और इसीलिए इनफैक्ट मैं इस पॉलिसी से एक्चुअली इतनी खुश हूँ. क्योंकि पहले होता था कि एडमिनिस्ट्रेटर की वजह था कि भैया हमारे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये पेपर हम चेंज कर सकते हैं, वो पेपर हम चेंज नहीं कर सकते. नई पॉलिसी में कह रहे हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन हम संभाल लेंगे, हमारे पास इंटरनेट है, हम डेटाबेस में चेंज कर पाएंगे. पहले सारी नोटबुक टू नोटबुक चेंज करने पड़ते थे ना, कि बच्चे का एप्लीकेशन लो, फिर उसमें चेंज करो सब्जेक्ट, फिर उसको आगे चेंज करो. बहुत मेहनत होती थी. सब कहते थे पॉसिबल है, पर भैया हमसे हो नहीं पाएगा. मेरे अपने भांजे के साथ इस तरह से 9th 10th 11th में चेंज करने की कोशिश की थी, और सिर्फ हमें एक कोई बहुत भला जन मिल गया था जिसने बोला मैं मेहनत करूंगा. वो बेचारे रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि हम कर्म कर देते हैं आप पे. पर वो बहुत मुश्किल था टेक्नोलॉजी से पहले. अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, अब डेटाबेस चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है, ERP में इतना मुश्किल नहीं है. तो अब आगे जाके ये वाली फ्रीडम थोड़ी सी और हमें मिलेगी. आज के दिन में अभी 11th में है बच्चा, तो शायद इस बार थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर जो बच्चे अभी 8th 9th में हैं उनको वो फ्रीडम मिलनी चाहिए.
आगे जाके। बिल्कुल, क्योंकि तो अब मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर्स का राज पेशेंस नहीं जी, है। अब इतना नहीं है, तो एटलीस्ट 11-12 छोड़ दें, बट उसके पहले के जो बच्चे हैं उनके वो अभी अपना हाँ, जब स्ट्रीम चेंज करना चाहें या खुश हो जाएं इस चीजों में कि क्या क्या हो रहा है। जब तक वो वहां तक तो पहुंचेंगे तब तक सिस्टम सेट हो गया होगा कि हम संभाल पाएंगे चेंजेस। चलिए, थैंक यू सो मच मीता सेनगुप्ता जी, अपना इतना टाइम हमें देने के लिए और हमारे सब व्यूअर्स दोस्तों के सवालों के जवाब देने के लिए। A lot of questions remain unanswered. Probably I'll try and mail them to you. कुछ करेंगे हम कोशिश कि आपको सवालों के जवाब हो जाए और हम फेसबुक पर उनको जवाब दे दें जिन्होंने सवाल पूछे। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और मौका मिलेगा तो आपको एक बार फिर से बुलाएंगे। डेफिनेटली, बहुत बहुत मजा आया बात करके और बहुत अच्छा लगा रियल जेन्युइन सिचुएशन से डील करके। यही तो मायने होते हैं पॉलिसी के कि क्लासरूम में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जी, और मेरी कोशिश यही होती है कि हम जो भी कॉन्वर्सेशंस करते हैं उसमें मेरे सवालों के से ज्यादा सवाल हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनके रहें, क्योंकि आई जस्ट ट्राई टू एक्ट लाइक अ ब्रिज। यही टीचर की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि क्लास में कम से कम बोलें और बच्चों को ज्यादा बोलने दें। बिल्कुल सही अप्रोच किया है आपने, बिल्कुल आई एम इन एग्रीमेंट विद यू। चलिए, तो मैं टीचर बन सकती हूँ। थैंक बहुत यू सो बढ़िया मच। टीचर बनेंगे, बहुत फेवरेट टीचर बनेंगे। थैंक यू मीता जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक आप यू। सबका शुक्रिया जिन्होंने इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन किया। कुछ फीडबैक हो तो हमको जरूर भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सवाल या कमेंट्स मीता जी तक पहुंचाने के। थैंक यू सो मच।